स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया गया है। 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने समन जारी किया है। 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। ये बड़ी खबर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है और ईडी की याचिका पर कोर्ट ने ये समन जारी किया है। कोई बात नहीं, हम अपना जवाब देंगे अगर कोर्ट हमसे जवाब कब तक जवाब देंगे सर? आज वो लोग ये पूछने के लिए। पहली बात तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मतलब मैं ये सोच रहा था, मुझे बहुत दया आ रही थी वो जो ऑफिसर जिसको इन्होंने भेजा था, क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को। एक युवा जब पुलिस ज्वाइन करता है तो एक बड़े आइडियलिज्म के साथ ज्वाइन करता है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, समाज की रक्षा करूंगा, अपराधियों को पकड़ूंगा, क्राइम कम करूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूंगा। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे से नौटंकी करवाएंगे ये। अब वो जो कल आए थे ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच के, 5 घंटे तक मेरे घर के सामने उनसे नौटंकी करवाई इन लोगों ने। 5 घंटे तक उन्होंने अतिशी के घर के सामने नौटंकी, इसलिए थोड़ी पुलिस में ज्वाइन किया था उन लोगों ने। उनको भी बड़ा, मैंने देखा जास्मीन उनसे पूछ रहा है तो वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कह रहा नहीं मीडिया के सामने नहीं, प्राइवेट में आ जाओ, बंद कमरे में आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। तो उसको भी कितना, उसके अंदर कितना बुरा लग रहा होगा उसको कि मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेइज्जती कर दी इन लोगों ने, उनके जो राजनीति। तो ईडी की याचिका पर कोर्ट ने समन जारी किया है। 17 फरवरी को कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। ईडी ने पहले भी 5 बार समन भेजे थे केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल उनके समक्ष पेश नहीं हुए। ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने ये समन जारी किया है और अब 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा सीएम केजरीवाल को। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का ये समन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है। तो 17 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है केजरीवाल के लिए। उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। इससे पहले ईडी ने 5 समन दिए थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ये समन भेजा जा रहा है। ईडी ने याचिका लगाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता भावना सिसोदिया से। भावना, क्या जानकारी, क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं? जी गीतू, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने की बात कही है। इसी को लेकर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका दफ्तर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे, उन कोर्ट के आदेशों का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है पक्ष रखने के लिए, तो उसके लिए अभी जो लीगल टीम है वो आदेश को पढ़ रही है और जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। अब ये देखना यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखते हैं या फिर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखेगी। अब देखना यही है, लेकिन ये बात जरूर तय है कि आम आदमी पार्टी अब 17 फरवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष जरूर रखेगी। जिस ईडी के संबंध को वो गैर कानूनी बता रही थी, आखिरकार वो गैर कानूनी क्यों है, वो अपनी बात जरूर रखेगी और उसके बाद ही आगे की जो भी तैयारी होगी आम आदमी पार्टी की, उस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयारी करेगी। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है क्योंकि ईडी ने पहले 5 समन भेजे थे और ऐसे में अब अगर कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ईडी के पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। जी, आम आदमी ईडी जो है जिस तरीके से देखा जाए कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से ईडी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 5 सम्मन भेज चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन सम्मन के लेकर भी गैर कानूनी बताते आ रहे हैं। लगातार वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि सही सम्मन की तालीम करेंगे। तो देखा जाए जिस तरीके से ईडी को कोर्ट का रुख करना पड़ा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और
केजरीवाल के लिए परेशानियां जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से रोज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि आखिरकार वो जिस संबंध को, पांचों संबंध को जिस तरीके से गैर कानूनी बता रहे हैं, वो गैर कानूनी किस तरीके से है, ये एक बार आकर वो अपना कोर्ट में पक्ष रखे, तो अब आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद ही ये कहना होगा कि क्या कि देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार संबंध को गैर कानूनी बता रहे जी। थे, तो क्या कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी की तरफ से रोज रेवेन्यू जी, कोर्ट में जो है पक्ष बिल्कुल। रखा जाएगा। धन्यवाद भावना इस पूरी जानकारी के लिए। तो 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना है और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। सीएम धाबी यूसीसी को लेकर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। श्री प्रीतम सिंह पवार जी ने, सहदेव सिंह पुंडीर जी ने, विनोद चमोली जी ने, श्री ब्रजभूषण गहरोला जी ने, आदेश चौहान जी ने, प्रदीप बत्रा जी ने, राजकुमार पौरी जी ने, दिलीप रावत जी ने, बिशन सिंह चुफाल जी ने, सुरेश गढ़िया जी ने, प्रमोद नैनवाल जी ने, मोहन सिंह महाराज जी ने, राम सिंह कैड़ा जी ने, बंशीधर भगत जी ने, श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री अरविंद पांडे जी ने, सरिता आर्या जी ने, श्रीमती शैला रानी रावत जी ने, श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने, श्री विनोद कंडारी जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने, सुरेश चौहान जी ने, श्री किशोर उपाध्याय जी ने, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शक्तिलाल शाह जी ने, फुरकान अहमद जी ने अभी विचार रखे, फकीर राम टमटा जी ने, और बसपा के हमारे आदरणीय शहजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलकराज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम? सभी ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की ये विधायिका, जहां हम सब पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इतिहास रचने जा रही है। और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आज गर्व की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में, इस ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए
देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और इसके लिए हम एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि ये देवभूमि है, ये भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है। ये गंगा यमुना देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित और सैनिकों का हमारा ये प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के अंदर कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देता है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने देवभूमि की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। और राज्य स्थापना के बाद पहली बार राज्य के अंदर हर चुनाव में ये होता रहा है, एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है और अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। ये पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और एक इतिहास बनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हमने 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में ये 5 सदस्यीय समिति गठित की और इस समिति में मैं उन समिति के सदस्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक से एक विद्वान, जहां रंजना प्रकाश देसाई जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार कोहली जी, मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय श्री मनु गौड़ जी, समाजसेवी श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी। आगे बढ़ते इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश, गठबंधन में वापसी के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार, करीब 30 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई है और गठबंधन में वापसी के बाद पहली बार ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार, आधे घंटे तक उनकी बातचीत हुई है, करीब 30 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि गठबंधन में वापसी के बाद पहली बार ये दोनों की मुलाकात है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार और तकरीबन 30 मिनट तक उन दोनों की ये मुलाकात हुई है। गठबंधन में वापसी के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। तो पीएम मोदी से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार, 30 मिनट तक उनकी ये मुलाकात चली। गठबंधन में वापसी के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। तो करीब 30 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार और एक तरह से इसे औपचारिक मुलाकात तो माना ही जा रहा है, लेकिन 2024 को लेकर भी तैयारियां हो सकती हैं, ऐसे भी कयास लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम नीतीश कुमार मिले हैं
और गठबंधन में वापसी के बाद पहली बार उनकी मुलाकात है और ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं इस मुलाकात के बाद। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। 30 मिनट का ये समय रहा इस मीटिंग का और ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि गठबंधन में वापसी के बाद औपचारिक मुलाकात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2024 के चुनावों को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है, ऐसे कयास लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मौजूदगी में यह प्रदर्शन हो रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से न्यूज इंडिया संवाददाता कंचन कनोडिया ने खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। सर, आज कर्नाटका कांग्रेस जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, विरोध करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए कि कर्नाटक में जो हो रहा है वहाँ का तुष्टीकरण की राजनीति, वहाँ का करप्शन का राजनीति आप देख ही रहे हैं कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के जो करीबी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके घर से कितना पैसा निकल रहे हैं। मुझे तो लगता है ज़रूर होना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट होना चाहिए इस सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में। ये नहीं कि ये प्रोटेस्ट के नाम पर एक ढोंग रचाएं और लोगों को भड़काने की कोशिश करें, क्योंकि जो सहायता और जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपोर्ट दिया है कर्नाटका को, आज इतिहास में, भारत के इतिहास में इतना उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। तो ये एक ढोंग है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटका की इकोनॉमी को इस पिछले चंद महीनों में एक तरह से तबाह कर दिया है और उनके लूटने की राजनीति से इतना पैसा वो लूट चुके हैं। कांग्रेस का एक एटीएम बन चुका है कांग्रेस, और वो चाहते हैं कि और पैसा मिले सरकार से, भारत सरकार से। और वो जानते हैं, आपने सुना भी लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री ने बड़ी स्पष्टीकरण से कहा है कि भारत सरकार ना कोई भेदभाव करता है किसी स्टेट से, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक पैसा देना है वो देते हैं। सर, सिद्धरामैया सरकार चलो दिल्ली नारे के बीच दिल्ली पहुंची और उनका लगातार कहना है कि केंद्र सरकार हमें टैक्स का हिस्सा नहीं दे रही है और आर्थिक सहायता भी नहीं कर रही है। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो स्पष्ट है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो झूठ बोलकर लोगों को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गारंटीज़ का वादा किया था 2023 के इलेक्शन में वो कर नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि लोग नाराज़ हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन करके एक उनका नाटक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया। आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी में बेचैनी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन चर्चाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के, जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी पीछे जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है। और रायबरेली में हरदा विस्फोट में घायलों से मिले सीएम मोहन। परिवार वालों से सीएम ने बातचीत की है और आपको बता दें कि हरदा में जो ब्लास्ट हुआ था और उसको लेकर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे सीएम मोहन यादव। परिवार वालों ने सीएम से बातचीत की है, परिवार वालों से सीएम ने बातचीत की है, उनका हालचाल जाना। हरदा विस्फोट में घायलों से मिले हैं सीएम मोहन यादव। बता दें आपको कि 100 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था जिसके चलते 11 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों से मिलने के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचे, परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की। और आइए आपको सीधे चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आगे बढ़ाया गया है वह आज हम सबके सामने है और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को
सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए देश के अंदर एक स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जहां पर जिसका आवास है उसी गांव में उसे स्वामित्व का लाभ मिलेगा। इस कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 90,866 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर चुके हैं। 75,78,000 से अधिक घरौनी हम लोगों ने वितरित कर दी है, उन परिवारों को उपलब्ध करवा दिया है। और प्रदेश के अंदर आज टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आवास, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, राशन की सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाएं उन गरीबों को उपलब्ध करवाने का जो कार्य किया गया है वह ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसलिए ईज ऑफ लिविंग जो राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यह प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों से बहुत स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। आज जब हम यहां पे इसकी चर्चा कर रहे हैं, सरकार एक नए कार्यक्रम को बहुत शीघ्र लागू करने जा रही है, वो फैमिली आईडी कार्ड है। हर परिवार का अपना एक फैमिली आईडी कार्ड होगा। सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये नए भारत की वो यात्रा है जो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए नए विकास, एक नई पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुए हैं, वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत बिना भेदभाव के हर भारतवासी को जोड़ने का जो कार्य हुआ है, उन सभी लक्ष्यों से अवगत कराने के साथ साथ जो लोग अभी तक उन योजनाओं से वंचित रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग योजना का हिस्सा बनाएंगे और इसके लिए एक व्यवस्थित। तो आने वाले दिनों में और क्या-क्या योजनाएं रहने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए, सीएम योगी ये सब बातें बताते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।